हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी में देखेंगे चैप्टर पहला जिसका नाम जैव प्रक्रम। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते रहता है। प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी में अगर कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो इसी चैप्टर से पूछता है, जैव प्रक्रम से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आपको जैव प्रक्रम जानने से पहले समझना होगा कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो देखिए, सजीव क्या है? तो सजीव वो है जो शोषण करता हो, पोषण करता हो, उत्सर्जन करता हो, जिसमें वृद्धि हो, जो जनन करता हो, ये सभी चीज जो करता हो वही होता है क्या? सजीव। यही होता है क्या? सजीव। तो मनुष्य देखिए, शोषण करने का मतलब हुआ कि सांस को लेता है, सांस को छोड़ता है। तो सभी सजीव जो क्या करता है? सांस लेता है, सांस छोड़ता है। तो ये हुआ सजीव का लक्षण। सजीव में आया पोषण का मतलब होता है कोई भी चीज़ खाना खाते हैं। पोषण एक क्रिया का नाम है जिसके द्वारा हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं। खाद्य पदार्थ कहने का मतलब हुआ खाने वाला पदार्थ। जैसे मनुष्य क्या खाते हैं? दाल भात सब्जी रोटी चटनी सब्जी, यही ना, मुर्गा मछली, यही सब खाते हैं। तो ये हुआ खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए है। अब जैसे कि गाय हुआ, गाय के लिए खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा? गाय के लिए खाद्य पदार्थ हो जाएगा क्या? भूसा हो जाएगा, घट्टा हो जाएगा, है ना। हालांकि रोटी सब भी खाते हैं लेकिन उनका क्या है? आकार बड़ा है, तो मनुष्य को बस में नहीं है कि उसको रोटी उतना खिला सके, इसलिए भूसा सब खिलाया जाता है। तो सबके लिए खाद्य पदार्थ अलग अलग होता है। कुत्ता हड्डी खाता है, बिल्ली दूध पी लेता है, रोटी भी खाती है बिल्ली। तो ये टोटल चीज जो कहलाता है ये सब पोषण होता है। क्या होता है? पोषण। तो सभी सजीव पोषण करता है। पोषण का मतलब समझा दिए। उसके बाद पोषण करने के बाद उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में हमारे जो काम लायक चीज़ नहीं वो बाहर निकल जाना, वो कहलाता है क्या? उत्सर्जन। जैसे पसीना जो है निकलता है, ये हुआ उत्सर्जन। सर्दी के दिन में नाक से नेटा निकलता है, ये हुआ उत्सर्जन। खाना पीना खा लिए, पच गया पेट में, वो जो बाथरूम जाते हैं लेटरिन के रूप में निकलता है, क्या है? उत्सर्जन है। पेशाब जो करते हैं क्या है? उत्सर्जन है। ये टोटल चीज उत्सर्जन। तो सभी सजीव ये टोटल चीज काम करता है। क्या करता है? टोटल चीज काम ये सब करता है। ये क्या हुआ? ये सब सजीव है। क्या है? ये सब सजीव करता है। तो सजीव का परिभाषा हुआ कि सजीव वो है जो शोषण पोषण उत्सर्जन वृद्धि जनन करता और सजीव कहलाता है। अब देखिए, वृद्धि का मतलब क्या हुआ? वृद्धि का मतलब हुआ, देखिए, पहले बच्चा जन्म लेता है, छोटा रहता है, उससे भी थोड़ा बड़ा होता है, उससे भी थोड़ा बड़ा होता है, और उसके बाद जवान होता है, उसके बाद क्या होता है? बूढ़ा होता है। इसी को क्या कहा जाता है? वृद्धि। तो सजीव में वृद्धि होता है। कभी पतला रहता है ना, मोटा होता है, धीरे धीरे क्या होता है? आकार बड़ा होता है। ये क्या है? ये वृद्धि हो रहा है। पेड़ पौधा में भी इसी तरह, पहले बीज को रोपते हैं, बीज से थोड़ा पौधा होता है, तो उससे थोड़ा बड़ा होता है, उससे बड़ा क्या होता है? वृक्ष हो जाता है। तो ये हो गया, इसी को कहा जाता है वृद्धि। तो सजीव में सब केवल संभव है, निर्जीव में ऐसा नहीं होता। कभी देखे हैं कि ईंटा जो है, ईंटा कभी देखें सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, चाहे भोजन खा रहा है, पचा रहा है, कहीं बाथरूम ईंटा देखें, कहीं बाथरूम जाते ईंटा को जा रहा है, ईंटा बाथरूम नहीं जा रहा है। कभी देखें ईंटा में वृद्धि होते हुए? नहीं। ईंटा से ईंटा बन रहा है? नहीं। अब देखिए, सजीव में जनन भी होता है। क्या होता है? जनन भी। जनन का मतलब होता है अपने जैसा दूसरा निर्माण करना। जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहा है, ये हुआ जनन। वृक्ष से वृक्ष पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? वृक्ष होता है, उसका क्या करता है? उसका बीज लेकर अलग जगह रोपेंगे, फिर क्या होगा? वृक्ष होगा। तो वृक्ष से वृक्ष, मनुष्य से मनुष्य, गाय से गाय, बकरी से बकरी, है ना। ये टोटल जी अपने संतान को क्या कर रहा है? जनरेशन को बढ़ा रहा है। इसी कहा जाता है जनन। तो ये टोटल चीज सजीव में केवल संभव है, निर्जीव जनन नहीं करता है। कभी देखे हैं कलछुल से कलछुल बन रहा है, लोहिया से लोहिया बन रहा है, तावा से तावा बन रहा है, टेबल से टेबल बन रहा है, कुर्सी से कुर्सी बन रहा है, ईंटा से ईंटा बन रहा है, अलमीरा से अलमीरा बन रहा है। ऐसा देखे हैं? कभी देखे हैं? तो ये सब निर्जीव का लक्षण है। सजीव में क्या क्या हो गया? सजीव वह है जिसमें शोषण पोषण उत्सर्जन वृद्धि जनन, ये टोटल चीज जिसमें पाया जाएगा वो सजीव है। क्या है? सजीव है। और निर्जीव जिसमें शोषण पोषण उत्सर्जन वृद्धि जनन ये सब नहीं पाया जाएगा, वो हुआ निर्जीव। निर्जीव का एग्जाम्पल देखिए। निर्जीव में आ जाएगा टेबल कुर्सी अलमीरा ईंट पत्थर। मतलब जो
जिसमें ये टोटल चीज नहीं होता, श्वसन पोषण उत्सर्जन वृद्धि जनन, है ना, ये टोटल चीज नहीं होता, ये क्या है, निर्जीव है। और सजीव का एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है, हिरन है, मछली है, कछुआ है ना। टोटल चीज क्या है, ये टोटल चीज सजीव का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, आपको उतारना। अगर आपको तेजी से नहीं उतार पाते हैं तो वीडियो को रोक कर इसको क्या करना है, उतार लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए। अब हम समझेंगे क्या, जैव प्रक्रम। ठीक है, इसको उतारिए, हम दूसरा लगाते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं क्या, अब हम लोग समझते हैं जैव प्रक्रम। देखिए जैव प्रक्रम वो सभी प्रक्रिया का सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें सजीव को जिंदा रखता है। हम सजीव क्यों बोले, मनुष्य क्यों बोले, क्योंकि सजीव का मतलब होता है पेड़ पौधा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सभी को जिंदा रहने के लिए जो प्रक्रिया अपनाता है ना, उसी कहा जाता है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब होता है सजीव, और प्रक्रम सजीव को जिंदा रखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसी कहा जाता है जैव प्रक्रम। जैसे सजीव को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, श्वसन चाहिए, सांस लेना और छोड़ना का क्रिया होना चाहिए, पोषण लेते रहना चाहिए, नहीं तो क्या खाना पीना नहीं खाएगा तो आदमी ज़्यादा 5 दिन 7 दिन तक जिंदा रहेगा, या 10 दिन तक जिंदा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बेड पर से उठ नहीं पाएगा, धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो पोषण जरूरी है। उसके बाद उत्सर्जन जरूरी है, जब खाना खा ले तो उसका निकलना भी बहुत जरूरी है। पता चला खा रहे हैं निकल नहीं रहा एकदम पेट क्या हो जाए, फट के मर जाएगा। ये तो उत्सर्जन भी क्या है, जरूरी है। परिवहन का मतलब होता है शरीर में जो खून प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहा है, दौड़ रहा है, उसी कहा जाता है क्या, परिवहन। उसी क्या कहा जाता है, परिवहन। परिवहन का मतलब ये नहीं समझना है कि टेम्पू एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जहाज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, वो परिवहन नहीं। ये परिवहन शरीर में खून का परिवहन हो रहा है। अगर खून का परिवहन होगा तब हम लोग का शरीर का तापमान बरकरार रहेगा। अगर परिवहन नहीं होगा, बंद हो जाएगा, तो शरीर धीरे धीरे कोशिका सब मरने लगेगा। मरने के बाद क्या होता है, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद आदमी का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए देखते हुए मरा हुआ आदमी का शरीर ठंडा क्यों होता है, क्योंकि उसमें खून का परिवहन नहीं हो रहा है, इसलिए खून का परिवहन भी होना जरूरी है। ये सभी क्या है, सजीव को जिंदा रख रहा है। इस सभी क्या है, जैव प्रक्रम आता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव जिंदा रहता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, परिवहन, etc। ये टोटल चीज जैव प्रक्रम है। क्वेश्चन पूछेगा कि आप पोषण को जैव प्रक्रम कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये सजीव को जिंदा रख रहा है। ये टोटल जो क्या कह सकते हैं, जैव प्रक्रम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि पोषण क्या है। क्या पोषण क्या है, देखिए पोषण एक विधि का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है, जिसके द्वारा सजीव किसी भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, किसी भोजन को ग्रहण करता है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य या कोई भी जीव जंतु भोजन को ग्रहण करता है। इस विधि को पोषण कहा जाता है। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। ये हम इसको बाद में पढ़ेंगे। इसके बीच में आता है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, वो 2 को समझ लेंगे। उसके बाद हम पोषण के प्रकार समझेंगे। उसके बाद पोषण एक बगल से पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, पोषण कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद जंतुओं पोषण। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पोषण चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद श्वसन हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग पोषण ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए कि ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है, नंबर 1 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए, हम इधर आ जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या, अब हम लोग समझेंगे एक कोशिकीय ये वाला बाद में देखेंगे, स्वपोषण और परपोषण बाद में। इसके बीच में आता है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अगर वो समझ जाइएगा उसके बाद ही समझाएंगे तो आपको कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। देखिए कोई भी चीज़ सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम लोग जब ऊंचा जगह पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ ले जाते हैं, तब ऊपर जाते हैं, एक के बार फाने तो गिर जाएगा, है ना। तो इसके विश्व पोषण परपोषण समझने के बीच में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव समझना जरूरी है। तब आपको ये समझाएंगे, तब आपको दिमाग परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, इसको उतारिए, हम लगाते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए हम लोग समझते हैं एक कोशिकीय जीव क्या है और सरल जीव क्या है। देखिए
एक कोशिकीय जीव को ही सरल जीव कहा जाता है। दूसरा नाम सरल जीव है, ठीक है, क्योंकि इसका शरीर एक कोशिका का बनाता है। एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना, क्या केवल एक कोशिका का बना, उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा, इसी तरह का एग्जाम्पल आता है। ये टोटल जीव क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव समझ गए। देखिए अमीबा का आप लोग देखे हैं? देखे नहीं है, कोई अभी तक देखा नहीं, सिर्फ जो वैज्ञानिक लोग जो प्रयोगशाला में देखे, ठीक है। ये अमीबा को, अमीबा रहता कहाँ है? अमीबा का आप लोग फोटो देखेंगे किताब में। अमीबा मृदु जल में रहता है, पैरामीशियम मृदु जल में रहता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक लोग जो है पानी जो मृदु जल के ले गए प्रयोगशाला, वहाँ देखा अमीबा था, पैरामीशियम था। ये नगण्य आंख से दिखाई नहीं था, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। इसे आप केवल किताब में देखेंगे, इसका आकार अनिश्चित होता है इस तरह से। ये किसी भी मतलब इसके लिए भोजन ग्रहण करने कोई खास अंग नहीं है। ये जिधर से क्या करता है? भोजन ग्रहण कर लेता है कुटपाद बनाकर, ठीक है। ये सब पढ़े होंगे लेकिन देखे न है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस सबका शरीर केवल और केवल एक कोशिका का बना है, ठीक है। हम लोग का शरीर क्या है? हम लोग का लाखों करोड़ों की संख्या में बना है, ठीक है। हम लोग का शरीर लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अमीबा में केवल एक के कोशिका है, ठीक है। इसलिए देखिए ये जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में होता है। एक कोशिकीय जीव जितना भी है टोटल, उस सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहता है। पर्यावरण में संपर्क में रहने का मतलब हुआ उसका सारा काम विसरण के विधि द्वारा पूरा हो जाता है। सारा काम क्या? एक कोशिका जीव है, उसका शोषण, पोषण, उत्सर्जन जो भी है विसरण विधि द्वारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जीव में भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। टोटल जी एक ही चीज में करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब वो आपको एक रूम दे दिया है, आपको उसी रूम में खाना बनाना है, उसी रूम में सोना है, उसी रूम में बाथरूम जाना, उसी रूम में नहाना, उसी रूम में कपड़ा बदलना है। ये टोटल जी एक ही रूम में हो रहा है। इसी कहा जाता है एक कोशिकीय जीव में यही क्रिया होता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव में कोई खास अंग नहीं है। जैसे मनुष्य में खाने के लिए मुंह है, सांस लेने के लिए क्या नाक द्वारा क्या करता है? सांस लिया जाता है ना, कान द्वारा सुना जाता है, आंख द्वारा देखा, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोशिकीय जीव क्या है। तो इसका नोट लिखें। ये सब नोट लिखने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड में आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं छूटेगा, इसलिए हम नोट लिखाते हैं। नोट में लिखे हैं कि ये जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में आता है। इस प्रकार के जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है? कोई खास अंग नहीं है। इस जीव की सभी जरूरत विसरण विधि द्वारा पूरा हो जाता है। विसरण डिफ्यूजन विधि द्वारा क्या होता है? पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारना है। वीडियो को रोक उतारिए। अब हम लगाते हैं क्या? बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, उतारिए। अब देखिए हम लोग बहुकोशिकीय जीव या जटिल जीव समझते हैं। देखिए बहुकोशिकीय जीव किसको कहता है? बहुकोशिकीय जीव को जटिल जीव भी कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीव का मतलब हुआ बहुकोशिकीय, नाम से यह स्पष्ट है। अवसाल जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा मनुष्य, आ जाएगा कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधा, है ना, कछुआ, मछली। ये टोटल जीव क्या है? ये टोटल जीव बहुकोशिकीय जीव में आता है, ठीक है। तो हम परिभाषा यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको यहाँ से उतारना है। इसका भी नोट है। ये बहुकोशिकीय जीव सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं आता है। बहुकोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान के लिए, उत्सर्जन के लिए अलग अलग भगवान अंग दिए हुए हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में सब चीज के लिए क्या है? अलग अलग अंग दिया हुआ है। उसी पर ये जीव की सभी जरूरत विसरण द्वारा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है। तो विसरण विधि द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 कोशिका जरूरत पूरे होगा, सभी कोशिका पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए विसरण विधि द्वारा बहुकोशिकीय जीव में सभी जरूरतें पूरा नहीं हो पाता। एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी किताब में और भारतीय में कि बहुकोशिकीय जीवों में विसरण विधि द्वारा सभी आवश्यकता क्यों पूरी नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं पूरी हो सकता है क्योंकि बहुत कोशिकीय जीव सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं आता है, साथ उनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए विसरण के साधारण विधि द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में उनका सभी जरूरत पूरा नहीं हो पाता है। तो आप यहां से लेकर यहां तक क्या करना है? उतार लीजिए। हम इधर आ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। कितना प्रकार का उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको यहां से यहां तक क्या करना है? उतार लेना है, ठीक है। इसको उतारिए।
अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं क्या, पोषण। पोषण हम बताए थे कि पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण कहा जाता है ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, वो किसी दूसरे जीव से नहीं लेता है, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ठीक है। इसी का जाता है स्वपोषण। स्वपोषण में सभी हरे पेड़ पौधा आ जाएगा, ऐसा पेड़ पौधा जिसमें क्लोरोफिल रहेगा वो टोटल पौधा आ जाएगा। देखिए कुछ पौधा हरा नहीं होता है लेकिन उसमें भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, वह भोजन अपना स्वयं बनाता है। जैसे में होता है समुद्री जो घास होता है वो सभी जो है हरा नहीं होता है, ठीक है, लाल रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। उस सभी में क्या होता है, वो सभी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो वो सब में क्लोरोफिल है। तो जो जिस पौधा में क्लोरोफिल रहेगा वो पौधा हरा रहे या नहीं रहे उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो स्वपोषण कहते हैं और ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, किसी अन्य जीव से भोजन नहीं छीनता है, उसे कहते हैं स्वपोषण। उसे कहते हैं स्वपोषण जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो हम यहाँ पर इसका परिभाषा लिख दिए हैं, पहले से यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए, इसलिए परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, आप समझते हैं परपोषण। पर का मतलब होता है दूसरा, पोषण में दूसरे से, ठीक ना। पर मतलब दूसरा, यानी ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन दूसरे सजीव से प्राप्त करता है, उसे कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण। जैसे में क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में बताइए। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, अमरबेल का पौधा जो है, पौधा में भी एक अमरबेल का ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसमें क्या होता है अपना पोषण दूसरे जीव से क्या करता है, ग्रहण करता है। ये हो गया अमरबेल का पौधा। गोबर छत्ता हो गया, जो कपार सब में जू देखें, जू मतलब ढील सब क्या है, परपोषण में आता है। ये सब हम लोग को क्या है, खून को पी के जिंदा रहता है। गोबर छत्ता, गोबर पर क्या होता है, मतलब ज़्यादा गोबर गंदा हो जाता है, वहाँ पर गोबर छत्ता होता है, वो क्या करता है, गोबर से ही तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी वो भी दूसरे से ग्रहण करता है। ये सभी एग्जाम्पल आ जाएगा। परपोषण में कोई जरूरी नहीं कि सभी जंतु ही आएगा, इसमें पौधा भी आता है। पौधा में आ गया अमरबेल का पौधा, और भी कुछ ऐसे पौधा होता है, ठीक है। तो परपोषण का परिभाषा बताएं, परपोषण का क्या बताएं, एग्जाम्पल बताइए, बता दिए। आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतार लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, स्वपोषण यहाँ से खत्म हो गया, आगे पढ़ेंगे परपोषण का प्रकार, ठीक है। लिखिए, अब देखिए हम लोग समझते हैं परपोषण का प्रकार। परपोषण तीन प्रकार का होता है। पहला होता है मृतजीवी परपोषण, दूसरा होता है परजीवी परपोषण, तीसरा होता है प्राणी सम परपोषण, ठीक है। तो परपोषण की तीन भाग में बांटते हैं, तो प्रत्येक का हम परिभाषा देखते हैं। देखिए परपोषण को तीन भाग में क्यों बांटा गया है, इसलिए इसको तीन भाग में बांटा गया है कि सभी प्रकार का जीव भोजन अलग अलग ढंग से ग्रहण करता है। क्या करता है, अलग अलग ढंग से ग्रहण करता है। परपोषण में भी अलग अलग ढंग से ग्रहण करता है। को अस्थायी रूप से किसी के शरीर में रह जाता है, उससे भोजन करता है, उसको अलग भाग में बांटा गया। को अस्थायी रूप से भोजन खा रहा है, उसको अलग भाग में बांट गया। को सड़ा गला मरा पदार्थ से बहुत जीव क्या करता है, भोजन करता है ना, जैसे जीवाणु हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कवक, ये सब मरा हुआ शरीर जो मर गया, जैसे कोई पेड़ पौधा मर जाता है, गिर गया, सड़ गया, उसी से क्या करता है, खाता, भोजन अपना खाता है। जैसे कोई गाय भैंस बकरी बोतू मर गया, उसको जाकर फेंक दिया, उसको फेंकने के बाद वो क्या होता है, वो सड़ जाता है। वहाँ पर सड़ने के बाद क्या होता है, कीटाणु हुआ, जीवाणु हुआ, बैक्टीरिया, वो सबको उसी से क्या करता है, ग्रहण करता है। तो सबको अलग, जो मरा सड़ा गला जीव से भोजन ग्रहण करता है उसको अलग कैटेगरी में रखा, जो स्वच्छ भोजन करता है उसको अलग कैटेगरी में रखा, जो सिर्फ तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है उसको अलग कैटेगरी में रखा। इसलिए परपोषण को तीन भाग में बांटा है। तो देखिए परपोषण का पहला प्रकार है मृतजीवी परपोषण। मृतजीवी परपोषण किसको कहता है, मृत मतलब मरा, हो जीव मतलब सजीव, मर गया जो सजीव वो हुआ मृतजीवी, ठीक है, परपोषण। तो ऐसा परपोषण जिसमें सजीव अपना भोजन मरा सड़ा गला
पदार्थ से अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको कहेंगे मृतजीवी परपोषण। इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा कवक। कवक का मतलब वही गोबर छत्ता पर जो उगता है ना मरा हुआ, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, वो अपना भोजन जो गोबर सड़ गया है, को काम लायक नहीं है, उसी पर ही उगता है। गोबर से जो मतलब पानी टाइप का निकलता है तरल रूप में, वो अपना भोजन सोख लेता है, क्या करता है, तरल रूप में ही लेता है। बैक्टीरिया बहुत सारा कुत्ता बकरी भैंस गाय मर जाता है, फेंक देता है, वहाँ बैक्टीरिया सब क्या होता है, उगता है, उसको वहीं से क्या करता है, चूस चूस के खाते रहता है बैक्टीरिया। कभी देखें कि बैक्टीरिया अच्छा जगह उगा है, स्वच्छ जगह में, कबक कहीं देखें स्वच्छ जगह में उगा है, कहीं नहीं उगता है, सब कहाँ सड़े गले जीवों पर या पदार्थों पर ये सब उगते रहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ भी मृतजीवी परपोषी में आते हैं। तो अब हम समझते हैं परपोषण का दूसरा प्रकार, परजीवी परपोषण। देखिए परजीवी परपोषण का मतलब होता है ऐसा परपोषण जिसमें जीव, ऐसा परपोषण जिसमें जीव, जीव कहने का मतलब क्या, सजीव, सजीव अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे के शरीर में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहते हैं। जैसे में जूं, देखें कपार में जूं जो होता है ढील, वो क्या करता है शरीर में, कपार में, हम ही लोग के कपार में रहता है, हम ही लोग से क्या करता है, भोजन अपना क्या करता है, ग्रहण करता है तरल के रूप में। खून क्या है, तरल के रूप में। मच्छर देखते हैं, देखिए ढील जो है, जूं जो हम लोग के शरीर में परमानेंट है, अस्थायी रूप से रह गया, लेकिन मच्छर वो अस्थायी रूप से, काटा खून चूसा भाग गया, काटा खून चूसा भाग गया, वो भी हम लोग का तरल के रूप में क्या खून ले रहा है, वो भी इसमें मच्छर इसमें आ जाएगा परजीवी में। उसके बाद आ जाएगा खटमल, खटमल भी आ जाएगा किसमें, परजीवी में। जोंक देखें भैंसी जो चरा रहा होगा वहाँ पर, जोंक जो पकड़ लेता है भैंसी को, आदमी भी कभी कभी पकड़ लेता है, वो क्या करता है, उसका खून चूस लिया, उसके बाद छोड़ दिया, बस गिर गए इधर, वो अस्थायी रूप से है, वो अस्थायी रूप से है। तो ये सभी को परजीवी में रखा गया है, और इसका परिभाषा हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि हम अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले से लिख देते हैं, हम सिर्फ समझा देते हैं। तो यहाँ से देखिए जू हुआ, जोंक हुआ, मच्छर हुआ, खटमल हुआ, जीवाणु हुआ, गोल कृमि हुआ। गोल कृमि कहता है शरीर में जो ना होता है गोल गोल टाइप का, ऐसे कर कहीं कहीं जो गोल टाइप का हो जाता है, वो क्या होता है, वहाँ पर फैल गया है। ये गोल कृमि हम लोग का शरीर से खाते खाते वहाँ क्या फैल हो गया, जब तक इसका दवाई नहीं खाएंगे और फैल ले जाएगा, वही होता है गोल कृमि, जीवाणु, ये सब। ठीक है, तो आपको परिभाषा मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, यानी आपको ये वाला हम पढ़ा दिए, ये वाला पढ़ा दिया, बजाएगा प्राणी संपोषण। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए, हम पढ़ते हैं प्राणी संपोषण। देखिए अब हम समझते हैं क्या, ये दो देख लिया, अब समझेंगे तीसरा प्राणी सम परपोषण किसको कहते हैं। प्राणी का मतलब समझ रहे हैं ना, प्राणी मतलब मनुष्य जिस तरह का है उसी तरह का प्राणी। ठीक है, तो प्राणी सम परपोषण कहते हैं ऐसा परपोषण जिसमें सजीव अपना भोजन, ऐसा परपोषण जिसमें सजीव अपना भोजन प्राणी की तरह, जिस तरह प्राणी अपना भोजन ग्रहण करता है, जिस तरह मनुष्य अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी तरह अपना भोजन ग्रहण करता हो, उसे प्राणी संपरपोषण कहते हैं। तो जैसे इसमें आ जाएगा मनुष्य, आ जाएगा कुत्ता, आ जाएगा बिल्ली, आ जाएगा एक अमीबा आएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव इसमें आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, सांप आ जाएगा, छुछुनर जो भी है, ये सब प्राणी की तरह अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। मनुष्य को बायोलॉजी में मनुष्य हुआ, घोड़ा हुआ, बकरी हुआ, मतलब कि भैंस गाय, टोटल जिसको एक कैटेगरी में रखा गया है जंतु श्रेणी में। ये अलग बात है कि मनुष्य उच्च श्रेणी जंतु है और सब निम्न श्रेणी के जंतु है। ठीक है, ये सबको प्राणी बोला जाता है, तो ये सब प्राणी परपोषण में आता है। ठीक है, तो आपको हम बता दिए परपोषण का तीनों प्रकार बता दिए, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कीजिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, आप पढ़ के जाए और टोटल चीज़ आप लिख के आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, हम इधर आ जाते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आज हम आपको बताते हैं। ठीक है, ऐसा हम बायोलॉजी बताएंगे कि आपके दिमाग से हटेगा ही नहीं, आप जान के हटाना चाहिएगा फिर भी वो हटेगा ही नहीं। हम बताते हैं, शुरू से वीडियो अंत तक लेकिन देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। इसको उतारिए। अब देखिए हम लोग क्या समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया का नाम है। जिस तरह पोषण था ना, पोषण एक प्रक्रिया था, उसी प्रकार क्या है
प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया का नाम है। उसके द्वारा क्या करता है कि पेड़ पौधा, केवल पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है, मानव में नहीं होता है, नहीं कुत्ता में होता है, नहीं बिल्ली में होता है, ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधा में ये होता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए इसका प्रकाश संश्लेषण का आएगा सूत्र आएगा, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए प्रकाश संश्लेषण का, तो 6CO2 प्लस 12H2O, इस तरह एरो देना ऊपर प्रकाश संश्लेषण, नीचे में क्लोरोफिल 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 मोल जल, यही ना, इस तरह से इसको लिखना। अब हम इस बात को क्या करते हैं, समझाते हैं कैसे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। तो देखिए इस 6CO2 का मतलब होता है पेड़ पौधा जो है ना, पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करने के लिए क्या करता है, उनके पेड़ पौधा का पत्ती होता है, पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, क्या रहता है, क्लोरोफिल, पत्ती में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसी में रहता है जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो रहता है उसी में रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, छिद्र भी रहता है, ये टोटल काम रहता है उसमें रहता है। तो क्या करता है, उसमें जो छिद्र है, किसमें, पत्ती में जो छिद्र है, वायुमंडल से वो CO2 को ले लेता है छिद्र के द्वारा, उसमें क्लोरोफिल है, जैसे ही सूर्य उगता है उस सूर्य का प्रकाश कौन खींच लेता है, उसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल है, वो सूर्य उगा उससे क्या क्या प्रकाश अपना खींच लिया। वो प्रकाश क्यों खींचता है, वो प्रकाश इसलिए खींचता है ताकि जाइलम उत्तक जो है जमीन के द्वारा जल लाया जाता है भोजन बनाने के लिए, उस जल को तोड़ रहा। अगर हम जैसे कि कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, कोई पेड़ पौधा है उसमें भोजन संश्लेषित करना है, प्रैक्टिकल देखिए, तो क्या क्या चाहिए हमको, CO2 चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल चाहिए, इतना ही चीज़ चाहिए। तो हमको 4 चीज़ का आवश्यकता होती है ना, 4 कच्ची सामग्री की, यही 4 चीज़ें, 1 2 3 4। तो पत्ती में क्लोरोफिल का काम है जैसे सूरज उगा उससे सूर्य के प्रकाश को ले लेना, अब रंध्र के द्वारा उसमें CO2 घुस जाता है, 2 आ गया। अब चाहिए जल, उसमें जाइलम उत्तक होता है, वो जाइलम उत्तक जाता है जमीन से, क्या लाता है, जल लाता है, क्या लाता है, जल लाता है। इस प्रकार उसमें क्या होता है, भोजन बनने लगता है। भोजन बनने के बाद जब भोजन तैयार होता है, क्या होता है, भोजन तैयार होता है, तो भोजन सिर्फ पत्ती को चाहिए, उसके तना को भी चाहिए, जड़ को भी चाहिए, हर जगह चाहिए। तो उसमें फ्लोएम उत्तक क्या करता है, उस भोजन को सभी जगह पहुंचाने का काम करता है। वो जो है उसमें पत्ती जो है क्या करता है, वृक्ष जो है पत्ती उसमें फ्लोएम सभी जगह भोजन क्या करता है, पहुंचाता है। फ्लोएम बोलता है जाओ 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 अपना भोजन जाओ जाओ सगर रेडी करो रेडी करो रेडी करो जाओ जाओ। तो फ्लोएम उत्तक क्या करता है, फ्लोएम उत्तक उसमें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हर जगह भोजन फैलाता है। जाइलम काम है कि जल जमीन से क्या लाए, जल को ला दिया। क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को ले लेना, जल को तोड़ देता है, उसके बाद रंध्र के द्वारा CO2 घुस जाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होता है। तो ये सभी प्रक्रिया को ही मिलाकर कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये केवल हरे पेड़ पौधा में ही होता है जिसमें क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, उतार लीजिए, हम समझा दिए। हम यहाँ पर कुछ नोट लिखते हैं, जो बात हम बोले वही चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए नोट लिखते हैं, नोट लिखने का मेन मकसद यही है कि आपको अब एक चीज़ छूटे नहीं। नोट में हम लिखते हैं क्या कि क्लोरोफिल, पत्ती में जो क्लोरोफिल है ये सूर्य का प्रकाश लेता है। देखिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हर समय नहीं होती है पत्ती को, ठीक, वो केवल सूर्य के प्रकाश एक बार ले लिए। अगर उसको घर में भी ला देंगे ना तो वो जल अगर वहाँ पर टूट गया है तो प्रकाश की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। पत्ती में ये प्रकाश की इतनी ही आवश्यकता है कि वो जल तोड़ दे, बस, उसका कोई आवश्यकता नहीं है, फिर वो गायब हो जाए, कुछ को मतलब नहीं। याद रखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल और केवल वो जो सूरज उगता है ना सुबह में उसी से होता है, बल्ब से नहीं होता है। बल्ब से, फल, LED सबसे नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, होगा किसमें, वही जो उगता है, ठीक है। तो नोट में लिखना है पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट लिखिएगा कि पत्ती में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। पत्ती में क्लोरोफिल, पत्ती में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, बस इसका काम यही है, अवशोषित करता है।
देखिए जिस पत्ती में क्लोरोफिल रहेगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। अगर क्लोरोफिल भगवान मानव में भी क्लोरोफिल दे देता तो ये भी अपना भोजन बनाता नहीं, ठीक है, गैस चूल्हा पर बनाता नहीं, अपना भोजन स्वयं क्या करता, संश्लेषित करता। लेकिन भगवान क्या था, बहुत ही होशियार भगवान थे, इसलिए मानव में सोचा अगर क्लोरोफिल दे देंगे कोढ़ी हो जाएगा, ये काम कोई नहीं करेगा, नहीं खे जाएगा, नहीं टेम्पू चलेगा, एकदम कोढ़ी हो जाएगा, अपना भोजन ये रहा है। तो इसलिए क्या किया भगवान, मानव सब में क्लोरोफिल नहीं दिया, पेड़ पौधा में दिया। देखते हैं पेड़ पौधा कहीं कमाने जाता है, एक के जगह पड़ रहा था, उसी तरह मानव भी पड़ रहा था, इसलिए क्लोरोफिल नहीं दिया मानव में। तो पत्ती में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अंगक या प्रकाश संश्लेषण इकाई भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, लिखना है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए हम ये लगा दिए, क्या किया, लगा दिए। इसे ये सहूलियत होता है, सिर्फ शब्द लगाना होता है, बस काम खत्म हो गया। ऐसे लिखने में बहुत वीडियो लंबा आ जाएगा, ठीक है। तो हम प्रकाश संश्लेषण में ये बता दिए। पत्ती में क्लोरोफिल का काम यही है कि सूर्य को प्रकाश को अवशोषित कर कर पत्ती में जल को तोड़ देना, इतना ही काम है। प्रकाश का काम बस जल को तोड़ना है। दूसरा लिखा है पत्ती के रंध्र के द्वारा CO2 पत्ती में आ जाता है। रंध्र उसमें छेद होता है, क्या होता है, छेद। जब पत्ती लीजिएगा किसी भी पौधा का, जो इसमें क्लोरोफिल होगा, उस हरा पत्ता लीजिएगा, उसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है। क्या होता है, ऐसा कर देखिएगा ना, उसमें छोटा छोटा क्या रहता है, छिद्र रहता है। जिस तरह पैसा देखता है ना, पस नकली एक असली, उसी तरह उस पत्ती देखिएगा छोटा छोटा क्या रहता है, छिद्र रहता है। उसी द्वारा क्या होता है, CO2 उसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और CO2 उसी द्वारा ऑक्सीजन भी क्या होता है, निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, जो सभी जीव को क्या होता है, आवश्यकता पूरा हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन खरीदना नहीं पड़ता है, एकदम आराम से जिंदगी जीता है फ्री ऑक्सीजन लेकर। जाइलम उत्तक पृथ्वी से जल को लाता है। जाइलम उत्तक कहाँ पाया जाता है, पत्ती में ही पाया जाता है। ये पृथ्वी में जाता है, यानी जड़ के पास जाता है और वहाँ से जल को खींचकर यहाँ लाता है पत्ती में। पत्ती में जल को इसलिए लाता है ताकि वहाँ पर भोजन बनाने में जल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर 12 मोल जल लाता है, 6 मोल CO2। CO2 कितना, बहुते CO2 नहीं लेता है, 6 मोल और जल लेता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल अवशोषित कर लिया। इसके बाद ये ग्लूकोज बना देगा। कहेगा देखिए मनुष्य का भोजन क्या, दाल भात सब्जी है, रोटी सब्जी यही सब है, मांस मछली है। लेकिन पेड़ पौधा को दाल भात बनाता है वो, कि चूरा भूंजता है, ये सब नहीं करता है। उसका भोजन ग्लूकोज है। क्या है उनका भोजन, ये लिखे 6H12O6। हम लोग जो ग्लूकोज खरीद के लाते हैं, वो ग्लूकोज जो है पेड़ पौधा में क्या होता है, बनता है। क्या है, ये उसका भोजन ग्लूकोज है। ये एरो दिए हैं, ठीक है, ये पर यहाँ एरो है। उसके बाद 6 मोल ऑक्सीजन जो है क्या करता है, निकालता है। किससे, जिस रास्ता CO2 घुसा उसी रास्ता से क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। तब जाकर मानव को सबको मिलता है ऑक्सीजन, तब जाकर जिंदा है मानव। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो जिंदा नहीं रहता। देखिए पेड़ पौधा कितना लाभदायक है, यानी अपने CO2 ले लेता है, लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ छोड़ता है। ताकि देखिए यहाँ पर अब 6 मोल क्या है, जल है। 6 मोल जल भी पत्ती द्वारा निकलता है। वो वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, वो भी निकलते रहता है, उससे पत्ती अवशोषित हो जाता है, ठीक है। पत्ती का जो जल है अवशोषित, मतलब कि क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकलते रहता है, ठीक है। तो यही है तीसरा पॉइंट हो गया। जाइलम उत्तक पृथ्वी से जल को लाता है। फोलायम उत्तक भोजन को सब जगह पहुंचाता है। फोलायम उत्तक पौधा के पत्ती से भोजन को हर जगह ले जाता है। हर जगह मैंने कहते डाली पर जाता है, तना में, जड़ में, हर जगह क्या ले जाता है, ये फोलायम उत्तक ले जाता है। जाइलम उत्तक का प्लस फोलायम उत्तक दोनों को मिलाकर संवहनीय उत्तक कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है। अभी जो और नोट लिखा है उस नोट से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे भारतीय भवन हो, NCERT हो या कोई भी किताब हो, टोटल का ऑब्जेक्टिव आपको एक भी छूटेगा नहीं। और ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश वाला बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बहुत ही रोल निभा रहा है ऑब्जेक्टिव। कंपटीशन में सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इसको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए। अभी नोट का 4 से 5 तक लिखा है पॉइंट, अभी और पॉइंट लिखा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए छठा नोट में लिखा है हम कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या मतलब, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है
कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है उस उत्पोध के रूप में क्या बनता है, तो ये ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। 1 नंबर आपको आ जाएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक पत्ती में, देखिए क्या करता है, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट को जब खोलिएगा उसमें क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल के अंदर में रहता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में तो होती है, पत्ती में कहाँ होती है, तो शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट होती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को, देखिए क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों अलग अलग चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं, और क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं, ये अंग्रेजी वर्ड है क्लोरोप्लास्ट। को प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए प्रकाश संश्लेषण का अंगक किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्यों हिल रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट को समझिए क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, इसका हिंदी तो हरित लवक। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पत्ती में होता है, अब पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसको अंगक कहेंगे, अंग से छोटा अंगक है ना। और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है। क्योंकि इकाई इसलिए कहा जाता है कि क्लोरोफिल के बिना पत्ती में रहेगा, अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, इसलिए उसको इकाई कहा जाता है क्लोरोफिल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है। अब देखिए क्लोरोफिल कुछ लाल या भूरे रंग के पौधों में भी क्या होता है, पाया जाता है। जैसे समुद्री घास सब भूरे रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तो नोट में हम जितना बात लिखाए हैं सब बात को आप नोट कीजिए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। नहीं विश्वास है तो हम जितना नोट लिखा रहे हैं आप किताब उल्टाइए, टोटल जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। अब हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या, कौन सी 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है ना, तो कौन कौन है उसको हम लिखाते हैं। तो इसको उतारिए। अब देखिए हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन है, तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। देखिए बहुत बच्चा के कन्फ्यूजन है कि पर्णहरित कौन है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कौन है। पर्ण मतलब समझ लेना, ऐसे पत्ती समझना, याद करने के लिए। पर्ण मतलब पत्ती, हरित मतलब हरा। तो पत्ती जो हरा था किसके कारण, क्लोरोफिल कारण, तो क्लोरोफिल कहेंगे पर्णहरित, और क्लोरोप्लास्ट कहेंगे हरित लवक। समझ में आ गया। तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है पहला, दूसरा होती है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, तीसरा होती है जल का, चौथा होता है CO2 का। यही 4 चीज़ की आवश्यकता होती है पौधों को अपना भोजन संश्लेषित करने के लिए। समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ से वीडियो लास्ट करते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे आपको क्या हुआ, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जंतुओं पोषण। उसके बाद जंतु पोषण पढ़ने के बाद क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर है ना, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, टोटल चीज़ का क्वेश्चन आंसर करा देंगे। उसके बाद अगला चैप्टर शोषण है भारतीय भवन में, उसमें उस शोषण पढ़ाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में भी चल रहा है, जैव प्रक्रम चल रहा है। एनसीईआरटी में सबको एक ही जगह क्या किया, निचोड़ के एक ही लिया है, लेकिन भारतीय भवन सबको अलग अलग किया। तो पोषण चैप्टर हम यहाँ से पढ़ लिए, अभी पोषण चैप्टर में जंतुओं पोषण बचा हुआ, ठीक है। तो इसको आप उतारिए।